वेलकम बैक एवरीवन टू द 10th लेक्चर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th हिस्ट्री। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट पार्ट जो कि है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ठीक है कि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि ये कर दिए वो कर दिए, तो आखिर इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ठीक है, फ्रांस में कितने दिन तक ये शासन के रूप में रहे थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि वैसे तो ये 1794 के बाद, अगर आप रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था 1794 में जब डायरेक्टरी गड़बड़ा गया था, कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी आया था। ठीक है, जैकोबिन क्लब के बाद, और वो जब गड़बड़ हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ था, तो इनको एक रास्ता मिल गया था नेपोलियन बोनापार्टे को, किस चीज़ के लिए, तो सत्ता में आने के लिए, शासन करने के लिए। तो यही हुआ भी। और फाइनली कहाँ, तो इन 1804 ये जो थे अपने आप को शासक घोषित कर दिए। ये क्राउन, क्राउन समझते हैं ना। ठीक है, क्राउन मीन्स होता है मुकुट, तो यानी मुकुट पहनना मतलब शासन करना। ये क्राउन हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस, तो अपने आप को शासन मान लिए, सेकेंड शासक बना लिए। कब? 1804 में। ही क्राउन हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस। और ऑफकोर्स ये 10 ईयर्स तक शासन किए। ठीक है, 10 साल तक शासन किए। आपको याद होगा 1894 में हम लोग भी पढ़ते कि स्लेवरी सिस्टम खत्म कर दिया गया था, किसके द्वारा, जैकोबिन के द्वारा। फिर 1894 के 10 साल बाद यानी 1804 में इनका शासन आ रहा है, और इन्होंने जो स्लेवरी था वो फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इसके कामों से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी हुए। कौन सारे काम किए थे, तो ये बहुत सारा काम किए थे। जैसे ये फ्रांस के बाउंड्री को एक्सटेंड कर रहे थे, मतलब फ्रांस जो था उसको बड़ा बना रहे थे। कैसे? तो ये कंक्वेयर कर रहे थे, मतलब जीत रहे थे किस चीज़ को, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री को, मैनी यूरोपियन कंट्री, आसपास के जितने रहते थे उन सबको, उनको हरा देते थे, खुद जीत जाते थे, और नया नया किंगडम शासन बनाते थे, क्रिएटिंग न्यू किंगडम। और वहाँ पे अपने ही किसी मेंबर को, फैमिली मेंबर को, या जिसको वो रिलेशन में है उनको ही बैठा देते थे गद्दी पे। तो न्यू किंगडम्स, ठीक, जहाँ पे वो क्या करते थे, वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज ओन फैमिली, मतलब अपना जो है शासन को और गहरा करते जा रहे थे, जिससे कि आसपास में भी इन्हीं का शासन चले, मेंबर्स ऑफ हिज ओन फैमिली, हिज फैमिली। तो ये सब कर रहा था। इसे लोग क्यों खुश हो गए? क्योंकि लोग तो इसलिए खुश होंगे कि फ्रांस का बाउंड्री बढ़ रहा है, फ्रांस जो है उसका साइज बढ़ रहा है। तीसरा चीज़, और साइज बढ़ता है तो बहुत सारा चीज़ होता है, इसमें बताने वाला कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर रहे थे, ही वॉज इंक्रीजिंग फ्रेंच बाउंड्री। ऑफकोर्स एग्रीकल्चर के लिए लैंड बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे काम करने के लिए, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ना कहने का मतलब वर्किंग हैंड बढ़ जाना। तो ही वॉज इंक्रीजिंग, क्या चीज़, बाउंड्री ऑफ फ्रांस, फ्रांस की बाउंड्री को बढ़ा रहे थे। ओके, उसके बहुत सारे लॉ भी, अच्छा लॉ लगाए जो बाद में भी अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं। उसमें एक था प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इंट्रोड्यूस लॉ, ऐसे लॉ इंट्रोड्यूस किए। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोड्यूस लॉ इंट्रोड्यूस किए, जो चीज़ क्या किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी का जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपका ही प्रॉपर्टी, आपके हाथ में जो मोबाइल है वही आपका प्रॉपर्टी की बात में हो, तो उसको प्रोटेक्ट किया। पहले क्या होता था कि कोई चीज़ आपका है भी और आपका नहीं भी है। ठीक है, अगर कोई मजबूत आदमी आ रहा है, ये राजा ही आ रहा है, तो आपसे छीन के कोई चीज़ ले जा सकता है। पर कोई, ये मोबाइल की नहीं, मैं किसी चीज़ का बात कर रहा हूँ, आपके खेत का ही, आपके घर का ही। लेकिन जब ये नेपोलियन बोनापार्ट आए तो बहुत सारे ऐसे लॉ लगाए नेपोलियन, जो क्या किया, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होता है उसको बचाने के लिए काम आए। तो इंट्रोड्यूस लॉ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बाद जो यूनिफॉर्म सिस्टम है वेट और मेजर का, इसको इंट्रोड्यूस किया। अब ये क्या है, आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर नहीं, अगर फिजिक्स में थोड़ा मोड़ा यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ें तो आपको नहीं दिक्कत होगा। ठीक है, इसमें देखिए, अब व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। कब? जब मान लीजिए यहाँ पे कुछ और चल रहा है, यहाँ पे कुछ और, जैसे आपको पता होगा गांव भर में लग्घा इस तरह का यूनिट चलता है, बीत, ठीक, ये ऐसा यूनिट चलता है। तो देखिए इस सब में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। किसी का जो ये है, इसी को बीत बोला जाता है, तो ये किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। बच्चे का नापा जाए तो इतना होगा, मेरा नापा जाए तो इतना होगा। कोई बड़ा आदमी है तो उसका हाथ और बड़ा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें डिफरेंस आता है। मान लीजिए यहाँ से हम 10 kg लेके चले थे गेहूँ, कोई व्यापारी है, वो 10 kg गेहूँ लेके चला गया। लेकिन यहाँ जब गया तो वहाँ kg चल ही नहीं रहा था, पाउंड चल रहा था, या कोई ऐसा चीज़ चल रहा था जो कि इसके इक्विवेलेंट नहीं था, इसके बराबर नहीं था। तो उस कंडीशन में यही चीज़ वहाँ क्या हो जाएगा, हो सकता है कम हो जाए, या हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। तो अगर कम हो गया तो इसको घाटा हो गया, अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको घाटा हो जाएगा। मतलब जब वेट और मेजरमेंट का, नापने का, वजन करने का, जब एक ही तरह का सिस्टम दोनों सब तरफ नहीं था। अब तो हम लोग जानते हैं ना, ऐसा यूनिट हम लोग के पास जिसमें वेट के लिए केजी है, लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकंड है। जब ये नहीं था, ठीक है, तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में बहुत दिक्कत होता था। लेकिन जब नेपोलियन आए तो ये भी बहुत अच्छा लगा है। तो
रेगुलेट यूनिफॉर्म सिस्टम लागू करती है। किस चीज़ को? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। और डेसिमल सिस्टम यूज में ला दिए, ठीक है, ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। अब डेसिमल सिस्टम से हमारा क्या फ़ायदा है? डेसिमल सिस्टम आपको पता ही होगा, डेसिमल सबका तो बहुत है। डेसिमल किस चीज़ को दिखाता है? तो किसी चीज़ के पार्ट्स को। डेसिमल भी एक तरह का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या दिखाता है? पार्ट्स को। 3.50 रुपीज़ लिखे हुए हैं, इसका मतलब 3 रुपये और 50 पैसे। 50 पैसे जो है ये हम लोग डेसिमल से दिखाएं। 50 पैसे का एक इम्पोर्टेंस है। जब आप 50 पैसे या 10 पैसे ही मिल गए, आप सुने होंगे ना कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो वही चीज़ है। 50 पैसे या 10 पैसा आपको जमा हो रहा है, ठीक है, किसी टॉफी पे या किसी आइटम पे, तो वो जाके कलेक्ट होके एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। और ये चीज़ नहीं था कब? जब डेसिमल सिस्टम नहीं था तब। डेसिमल सिस्टम में नहीं है तो यही, अगर मान लीजिए इसका कॉस्ट पड़ा है 3.5 रुपये, जो सबको पता है था, या तो 3 रुपये में बेचा जाता था या तो 4 रुपये में। 3 रुपये में बेचा तो उसको घाटा हो रहा है जो खरीद के लाया है, 4 रुपये में बेचा तो उसको महंगा हो रहा है जो दे रहा है। तो ये चीज़ नहीं था कब तक? जब तक डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। और ये क्या किए? नेपोलियन जो थे वो इंट्रोड्यूस किए, क्या चीज़? इंट्रोड्यूस डेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो इतना ज़्यादा देख रहे हैं आप, बहुत सारा रिफॉर्म किए, बहुत सारे सुधार लाए, बहुत सारा अच्छा काम किए। इसीलिए जो यूरोपियन पीपल थे, बहुत सारे लोग, वो इसको मॉडर्नाइजर के रूप में मान रहे थे। मॉडर्नाइजर मतलब जो मॉडर्न कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। तो मैनी पीपल बिलीव, ठीक है, एंड सॉ हिम, उसको देख रहे थे, उसको प्रतीत हो रहा था कि ये आदमी जो है सॉ हिम एज मॉडर्नाइजर का काम कर रहा है, मॉडर्न करने का काम कर रहा है पूरे यूरोप को, ठीक। लेकिन थोड़े ही दिन में उन सबको ये भी आभास हुआ कि अरे इनका आर्मी तो बड़ा अजीब है, जहाँ पे मन होता है वहाँ पे अटैक कर देता है, मतलब एक तरह से तो हम लोग को बंधक बना रहा है। इस सबको भी लगा अरे हम लोग को क्या कर रहा है, हम लोग को एक तरफ तो बंधक ही बना रहा है, हमारा आज़ादी कहाँ गया? हम जिसके लिए इतने सालों से लड़ रहे हैं, 1789 से पूरा 18th सेंचुरी का बाद ये, ठीक है, वो लिबर्टी कहाँ जा रहा है? वो लिबर्टी तो फिर से नेपोलियन के हाथ में जा रहा है, वो तो फिर अपने अंदर रख रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ? तो एक बहुत लड़ाई हुई, लंबे सीरीज तक आप पढ़े होंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ना होगा तो आप बोल दीजिएगा। नेपोलियन का एक बहुत भयानक लड़ाई हुआ था वाटरलू पे, बहुत सारी बात हुई थी, बेल्जियम का, नीदरलैंड का, बास्केट का, ठीक है, इंग्लैंड का, बहुत सारा हुआ था। फाइनली उसमें नेपोलियन का हार हो गया था। तो वो चीज़ आप लोग उतना नहीं पढ़ना, आपको सिंपली याद रखना है कि फाइनली 1815 में नेपोलियन हार गए थे वाटरलू के युद्ध में। कैसे, क्यों, ये सब आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप बता सकते हैं, मैं इसकी वीडियो ला दूंगा सेपरेटली। तो मॉडर्नाइजर के रूप में मान रहे थे, तो लेकिन जल्द ही, बट सून दे रियलाइज, जल्द ही उनको महसूस हुआ क्या चीज़, कि ही वाज अगेन, ये अगेन क्या कर रहे थे? छीन रहे थे लिबर्टी सबका, स्नैचिंग लिबर्टी, सबका लिबर्टी छीन रहे थे, सब पे अटैक कर करके अपना बाउंड्री बना रहे थे, जो कि लोग चाह नहीं रहे थे, ठीक है। इसलिए फिर से लोग रिवोल्ट किए, ठीक है। एंड इन 1815 में एट वाटरलू, जो कि बेल्जियम में है, तो वाटरलू में ये हार गए, ठीक है। वाटरलू में फिर से अलग लिख दे रहा हूँ, वाटरलू में एट वाटरलू ही वाज डिफीटेड, ठीक है, हार गए। तो ये था नेपोलियन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर जो है अभी का भी, और पूरा जो 10th पूरा सीरीज चला है, ठीक है, 1 से 10 लेक्चर तक, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो सिंपल सा स्टोरी था फ्रांस के रिवॉल्यूशन का, ठीक है, कि कैसे फ्रांस का रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। पहले हम लोग लास्ट पार्ट ही पढ़े थे, ठीक है, यानी इवेंट्स ऑफ 14 जुलाई 1789। फिर धीरे धीरे हम उस टॉपिक के डीप में गए कि आखिर ये रिवॉल्यूशन हुआ क्यों था, ठीक है। फिर हम लोग मैन का, वोमेन का, फ्रांस का, इसके लिए हमको सोसाइटी पढ़ना पड़ा, तो हम सोसाइटी पढ़े, जो बदलाव आए थे, उतार चढ़ाव आए थे, चाहे वो स्टेट जनरल का मीटिंग हो, उसमें से थर्ड स्टेट के जो बुद्धिजीवी हैं, जो मिडिल क्लास थे, उनका हट जाना, वो क्या टेनिस कोर्ट में जाके खड़े हो जाना, अपने आप को एज अ व्यूअर दिखाना कि हम देखो हम फ्रांस का पूरा स्पीच है, ठीक है, ये दिखाना। उसके बाद धीरे धीरे विकास करना, ये सब चीज़ हम लोग पढ़े, ठीक है। फाइनली हम लोग मैन का, वोमेन का कंट्रीब्यूशन पढ़े, कन्वेंशन पढ़े, ठीक है, जैकोबिन के अंदर में शासन पढ़े, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का देखे, फिलोसफर का रोल देखे कि रिवॉल्यूशन में क्या था, और फाइनली स्लेवरी के बारे में देखें और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देखें। तो यही सब चीज़ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको सारा लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है। तो इसी तरह से लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।